हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट लिख रहे थे। फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बेटा हेडिंग डली हुई है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इसमें आपने 2 बुलेट लिख ली थी। अब फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव, हाँ बाबू, इसी में हेडिंग्स बनेंगी। सारे बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के नाम लिखे जाएंगे, ठीक है ना। पहला नाम लिखो बेटा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। हेडिंग है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। लिखना बेटा, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज provide adequate credit to the farmers, adequate credit to the farmers at reasonable rate of interest, at reasonable rate of interest. Cooperative accounted for, cooperative accounted for, सेम है बेटा, cooperative accounted for 16 to 17% of the rural credit, 16 to 17% of the rural credit. सेकेंड हेडिंग लिखना बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप in 1955, in 1955 with a focus of rural credit, with a focus of rural credit. इसमें सेकेंड बुलेट लिखना सेम हेडिंग में, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट, the government realized that rural credit, the government realized that rural credit needs could not be met by the, rural credit needs could not be met by the cooperative society, cooperative credit societies alone, could not be met by the cooperative credit societies alone, and that commercial bank should play an important role, and that commercial bank should play an important role. नेक्स्ट बुलेट लिखना बेटा इसी हेडिंग में, दिस प्रॉम्प्टेड, दिस प्रॉम्प्टेड nationalization of, this prompted nationalization of certain banks in 1969. Full stop. Commercial bank, commercial bank were directed to offer, were directed to offer credit directly to the farmers, directly to the farmers as well as indirectly
through cooperative societies, as well as indirectly through cooperative societies. लिखना बेटा थर्ड हेडिंग रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, प्यार से बोलते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। लिख ले अर्षित। लिखना बेटा आरआरबी particularly in the remote rural areas, RRB particular in the remote rural areas and backward districts were set up वैसे सेंस नहीं बन रही, हल्का सा चेंज करा दो, हल्का सा चेंज कराना पड़ेगा, सेंस नहीं बैठ रही। ऐसे लिखो बेटा आरआरबीज वर सेटअप इन अ रिमोट रूरल एरिया एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। आरआरबी वर सेटअप इन अ रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फुल स्टॉप। कॉन्टिन्यूएशन में लिखो दीज बैंक्स ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, these banks operate at a district level and are under obligation to focus on the credit need of the weaker section of the rural population, are under obligation to focus on the credit need of the weaker section of the rural population. फोर्थ हेडिंग लिखना बेटा नाबार्ड, NABARD, NABARD फुल फॉर्म भी लिख लो बेटा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NA स्टैंड्स फॉर नेशनल, B से है बेटा बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लिखना बेटा नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, performs the following functions। लिखना बेटा पहला फंक्शन इसका रोमन फर्स्ट, लिखना बेटा टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी, टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी for the institution providing credit in rural areas, to serve as an apex funding agency for the institutions providing credit in a rural areas, providing credit in a rural areas। सेकेंड बुलेट लिखना बेटा, सॉरी मतलब सेकेंड रोमन है बेटा, चार फंक्शन है इसके, सेकेंड रोमन है। मेंटेन लाइजनिंग विद, लाइजनिंग की स्पेलिंग है बेटा LIAISONING, लाइजनिंग। मेंटेन लाइजनिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, RBI, regarding policy formulation, regarding policy formulation। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, थर्ड रोमन लिखना बेटा टू अंडरटेक मॉनिटरिंग,
to undertake monitoring of the project refinanced by it. To undertake monitoring of the project refinanced by it. फोर्थ लिखना बेटा रोमन, to take appropriate measures, to take appropriate measures to improve the credit delivery system. Credit delivery system. Right. चलो जी, लो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखना सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप। आधे बच्चे तो सोच रहे खत्म हो गया टॉपिक। हाँ जी बाबू, फिफ्थ हेडिंग है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट thrift in small proportion, thrift in small proportion by a minimum contribution from each member. थ्रिफ्ट की THRIFT। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शन by a minimum contribution from each member. By a minimum contribution from each member, full stop, from the pooled money, from the pooled money, credit is given to the needy member. From the pooled money, तो pooling से इकट्ठा हुआ पैसा, from the pooled money, credit is given to the needy member. Credit is given to the needy member to be repayable in small installment. To be repayable in small installment at reasonable rate. At reasonable rate. पैराग्राफ चेंज करना, लिखना by May 2019, by May 2019, nearly 6 crore women in India, 6 crore women in India have become member in 54 lakh women सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि SHGs लिख देना, to become member in 54 lakh women self help groups. Full stop. About 10 to 5,000 per self help group. About 10,000 to 15,000 per self help group. About 10,000 to 15,000 per self-help group, and another 2.5 lakh per self-help group as a CISF, as a CISF, ये सब कैप्स में लिखना, मतलब बड़ा बड़ा लिखना, CISF, ब्रैकेट में लिखो बेटा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, ब्रैकेट क्लोज, आर प्रोवाइडेड, support fund are provided as a part of, are provided as a part of renovating fund, आगे लिख दे, renovating fund
to take up self-employment, to take up self-employment for income generation. बेटा सबसे सुखी लोग वो रहते हैं लिखते हैं टाइम जो मेरे को सुनते हैं और लिखते हैं। ये पड़ोसी में झाँकने वाले का आज नहीं तो कल छुटेगा ही छुटेगा, लिख लो। मेरी भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, झाँकते रहो पक्का छुटेगा, कभी पूरा ही नहीं होता। चलो जी, टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन, सच क्रेडिट प्रोविजंस आर, लास्ट लाइन है, सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर्स टू एज, such credit provisions are generally refers to as micro credit programs. Micro credit programs. बाबू नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, सिर्फ दो बुलेट लिखनी है छोटी छोटी। बाबू टॉपिक का नाम लिखना रूरल बैंकिंग अ क्रेडिट अप्रेजल या आ क्रेडिट इवैल्यूएशन, जो भी लिखना चाहो। रूरल बैंकिंग हाइफन करके लिखना आ क्रेडिट अप्रेजल, रूरल बैंकिंग हाइफन आ क्रेडिट अप्रेजल। बाबू लिखना है इसमें, अभी फर्स्ट बुलेट लिख रहे हो आप, deficiencies of rural banking system, deficiencies of rural banking system are equally glaring, are equally glaring, GLARING, are glaring, फुल स्टॉप। अभी कॉन्टिन्यूशन में लिखना, नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड आर, नोटेबल ऑब्जर्वेशन इन दिस रिगार्ड आर, इन दिस रिगार्ड आर, रोमन फर्स्ट लिखना बेटा, बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज invariably tied to, tied, TIED, वो वाला टाइड नहीं बेटा जिससे धो रहे हो आजकल कपड़े, have been tied to collateral, collateral समझते हो collateral क्या होता है? सिक्योरिटी को बोलते हैं, ठीक है ना, COLLA, collateral की स्पेलिंग बोल रहा हूँ, COLLATERAL, tied to collateral, because of which large section of small and marginal farmer are left out. Marginal farmers, small and marginal farmers are left out. रोमन सेकेंड, बस इसके बाद कुछ नहीं लिखना आज। रोमन सेकेंड में लिखो ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर, ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर, इसके बाद लिखना कुछ नहीं है बेटा, बस समझना है और बिजनेस स्टडीज़ का आपने सुना है। ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर द गवर्नमेंट हैज़ शोन relaxation in the recovery of loan, in the recovery of loan. सामने देखना प्यारे बच्चों, मेरी तरफ देखना बेटा, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ और बहुत आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बाबू पूरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस का मुझे चार्ट बनाना है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कैसे थे,
कैसे इनकी वर्किंग थी समझना। बेटा सबसे पहले आता है नाबार्ड। NA स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बेटा ऑल्दो ये बैंक 1982 में सेटअप हुआ, इससे पहले बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक बन चुके थे। बेटा इसकी फुल फॉर्म, इसका नाम अपने आप में सजेस्ट करता है कि ये एग्रीकल्चरिस्ट को लोन देने के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए बेटा लोन देने के लिए बना था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बता देता हूं बेटा पूरा इंस्टीट्यूशनल चार्ट कैसे दिखाई देता है। बाबू ये कभी भी पब्लिक डीलिंग करता नहीं है, ये आरबीआई की तरह ना तो आरबीआई पब्लिक डीलिंग करता, ना ही बेटा नाबार्ड पब्लिक डीलिंग करता। ये उन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है बेटा जो रूरल एरिया में फाइनेंस करते हैं। यानी कि बेटा रूरल एरिया में फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने, ठीक है ना। जनरली बोलूँ तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक और बेटा क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ एसबीआई बेटा एस्टैब्लिश हुआ 1955 में, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद 1969 में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, पूरे इंडिया में फैला दो जी, ठीक है ना बेटा। और इसके अलावा हमारे पास एक और इंस्टीट्यूशन है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी चर्चा करूंगा बेटा, पहले नाबार्ड के फंक्शन है मेरे कोर्स में। सबसे पहले नाबार्ड करता क्या क्या ये समझते। पहला फंक्शन यही है बेटा, नाबार्ड उन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है बेटा जो रूरल एरिया में फाइनेंस करते हैं। समझ आई बात। दूसरी बात बेटा, इस नाबार्ड बेटा लाइजनिंग मेंटेन करता है। लाइजनिंग मतलब रिलेशन मेंटेन करता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विद स्टेट गवर्नमेंट। बेटा ये रिलेशन क्यों मेंटेन करनी पड़ती है? रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो बेटा आपको ये बात तो पता ही है कि आरबीआई बेटा इंडिया में रेगुलेटर फैसिलिटेटर है एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर का। सारे बैंकिंग स्ट्रक्चर, मॉनेटरी स्ट्रक्चर बेटा आरबीआई के हाथ में है, यानी कि नाबार्ड भी बेटा आरबीआई के अंडर ही वर्क करता होगा। बेटा आरबीआई ने कोई गरीबों के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है बेटा फॉर्मुलेट ये करेगा विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बेटा इंप्लीमेंट तो आपको करा के देनी है ना। आप रूरल एरिया के सबसे बड़े बैंक को इंप्लीमेंट आपको करा के देनी है। इसी वजह से बेटा इनकी क्या होती है बेटा, क्लोज लाइजनिंग होती है एक दूसरे के साथ, यानी कि बेटा एक बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी बेटा आरबीआई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन बेटा उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी नाबार्ड की होगी। दो बातें क्लियर हुई। नाबार्ड उन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है बेटा जो रूरल एरिया में फाइनेंस करते हैं। नाबार्ड बेटा लाइजनिंग मेंटेन करके चलता है विद आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्लियर बात। तीसरी बात बेटा, नाबार्ड उन प्रोजेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करता है जिनको रीफाइनेंसिंग मिलती है। रीफाइनेंसिंग मतलब दूसरी बार लोन मिलता है। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं बेटा, किसी इंसान ने ना बैंक में सिक्योरिटी रखी, 1 करोड़ की जमीन रख दी, ठीक है। एक बेटा किसान है, उसने 1 करोड़ की जमीन रख दी। आपको बता देता हूं जितनी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरवी करते हो लगभग उसका 70 से 80% आपको लोन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसने लोन मांगा 50 लाख का। 50 लाख का लोन दे दिया बेटा किसी भी बैंक ने, लेट्स सपोज किसी कॉमर्शियल बैंक ने। बाबू इसने 1 साल बहुत बढ़िया तरीके से किस्तें भरी, इंस्टॉलमेंट भरता गया, और 1 साल के बाद इसने दोबारा बोल दिया कि मुझे अब 20-30 लाख के लोन की और ज़रूरत है, सेम सिक्योरिटी आपके पास पड़ी। अब बेटा इसको दोबारा लोन हो गया 20 से 30 लाख रुपए का। 50 पहले था बेटा, 1 साल में इसने कुछ उतार दिया, 20-30 लाख का इसने लोन और ले लिया। अब ये बेटा इसको रीफाइनेंसिंग हो गई। नाबार्ड ऐसे प्रोजेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करके चलता है बेटा जिनको रीफाइनेंसिंग होती है, बार बार फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि बेटा गड़बड़ का स्कोप यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। जो बार बार लोन लेते हैं बेटा ये गड़बड़ भी कर सकते हैं, नीयत कभी भी खराब। समझ में आई बेटा बात। बाबू चौथा और लास्ट फंक्शन बेटा, नाबार्ड पूरी तरीके से कोशिश करता है कि बेटा क्रेडिट स्कीम को और ट्रांसपेरेंट बना सके। होता क्या है बेटा, जिनके लिए स्कीम्स आती है रियलिटी में उनको कभी बेनिफिट मिल नहीं पाता।
तो बेटा नाबार्ड की ये कोशिश रहती है कि बेटा जिनके लिए स्कीम्स आ रही हैं बेटा वो रियलिटी में उसका बेनिफिट उठा पाए। ये 4 इसके फंक्शन है बेटा, बड़े सिंपल से। फटाफट से पहले रीड करके बताओ क्या ये बात ओके हुई। लो बेटा टेबल को कंप्लीट करते हैं, बहुत आराम से मेरी बात सुनना, सामने देखें बेटा। सबसे पहले ना तो ये आया ना ये आया ना ये आया, सबसे पहले ये आई। ये 1955 में है बेटा, हमारे इंडिपेंडेंस के 8 साल बाद। लेकिन बेटा इंडिपेंडेंस के बाद ही सरकार ने परमिशन दे दी कि आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। और बता देता हूं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में पास हो गया था। बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश काउंसिल पास करके गई थी। आपको पता होना चाहिए, वैसे जिनको नहीं पता उनके लिए मैं हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक टर्म आप 11th क्लास में पढ़कर आते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं बेटा? कम से कम 10 पर्सन रिक्वायर्ड है, कम से कम 10 अडल्ट नीडेड। अडल्ट मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से बड़ा इंसान होना चाहिए। 10 इंसान कम से कम हो तो बेटा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और बेटा किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या काम होता है बेटा? वो अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करती है। वो बेटा अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। यानी कि बेटा अगर मैं बोलूं कि आप 50 लोग मिल गए और आपने बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली, बेटा बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। आपने बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में इसको रजिस्टर्ड करा लिया, उसके बाद आप 50 लोग बेटा पैसे डाल सकते हो, जैसे भी आपके पास पैसे हों, जितने भी पैसे हों, ठीक है ना। सबने पैसे डाले, जिसको जरूरत थी आप 50 मेंबर में से, उसने कहा कि मैं ले रहा हूं पैसे ब्याज पर, मैं दूंगा ब्याज। आप क्या कर रहे हो बेटा? वेलफेयर ऑफ मेंबर इंश्योर कर रहे हो। आपस में 50 लोग क्या कर रहे हैं? पूल कर रहे हैं रिसोर्सेस को, और बेटा जिस इंसान को रिक्वायर्ड है वो लोन पर लेकर जा रहा है एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा यहां पर वेलफेयर क्यों है? क्योंकि बेटा कॉमर्शियल बैंक और एसबीआई का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर इनका रेट 8% है तो ये 5 ही % पे देते अपने मेंबर्स को। समझ आई बात? इतनी बात ओके हुई? समझ आया ना बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? चलो बाबू अब एक बात समझने की कोशिश करना। इसके बाद एसबीआई बना और बेटा लोन देने स्टार्ट करे एसबीआई ने। पर बेटा कहीं ना कहीं इन दोनों को बनाने का पर्पस ये था कि सबको बहुत अच्छे से पता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अकेले पूरे इंडिया के रूरल एरिया की नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा जिन लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाएंगे कहां से? सर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज सेल्फ फाइनेंस्ड, अपने आप को ही तो लोन दे रहे हैं एक तरीके से बेटा। 20 मेंबर मिल गए, आपस में ही तो लोन दे रहे हैं। मैं बोलता हूं अगर आप 20 मिल गए और 20 के पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? सर गवर्नमेंट को समझ में आ गई बहुत जल्दी बात कि ये प्रोजेक्ट चलने नहीं वाला, अकेले इससे रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इस वजह से कमर्शियल बैंक बनाए गए। बेटा आरबीआई लोन देता है नाबार्ड को, नाबार्ड इनको लोन देता है और ये फर्दर लोन देते हैं, ठीक है ना। और बाबू आपको बता देता हूं आज की तारीख में हमारा टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 66% हो चुका है। वरना मैंने कल स्टैट बोलकर गया था बेटा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या बोल लो बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सिर्फ 7% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था। मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड के ऊपर हम 93% डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब 66% हो चुका है। इसके अलावा एक और आपने बात लिखी बेटा, रीजनल रूरल बैंक्स, और ये बहुत आराम से समझना बात, सामने देखना बेटा। रीजनल रूरल बैंक्स वर्क अंडर द कॉमर्शियल बैंक। बाबू देखो मैं एक गांव की बात करता हूं, किसी गांव का नाम ले लो XYZ, ठीक है। गांव की टोटल पॉपुलेशन है बेटा 1000-2000, टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 1000 से 2000 लोग है बेटा। अगर वहां पर आप एक कॉमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश कर दो तो बेटा गवर्नमेंट विल इंकर ह्यूज लॉसेस इन दैट केसेस, क्योंकि बेटा अगर गवर्नमेंट ने एक बेटा बैंक एस्टैब्लिश कर दिया, 5 स्टाफ रख दिया बेटा, एक ATM मशीन लगा दी, AC इंस्टॉल कर दिए, यार देखो पहली बात तो कोई भी बैंक की पॉलिसी अपनी जगह नहीं खरीदता। रेंट पे आपने गांव में जगह ली, ठीक है ना, 25,000 रुपये मान लो आप रेंट के दे रहे हो, क्योंकि गांव में ज़मीन सस्ती मिल जाती है, 25,000 महीना रेंट दे रहे हो। 5 स्टाफ है, उनको तो नहीं कह सकते ना कि हम आपसे गांव में काम ले रहे हैं, आप कम सैलरी ले लो।
वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई आफ्टर ऑल, वो जिस भी लेवल पर होगा उतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी। प्रोबेशनर ऑफिसर की सैलरी फिक्स है, ब्रांच मैनेजर की सैलरी फिक्स है, और बेटा क्लर्क की सैलरी फिक्स है। एवरेजली बोलता हूँ 5 के 5 बंदों की सैलरी 50,000 रुपये महीना है, 2.5 लाख रुपए महीना आप सैलरी के पे कर रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो बेटा। सरकार को नहीं कह सकते ना बिजली कम ले लो, गाँव में लगाया बेटा, कुछ भी नहीं सुनवाई होनी इस चीज़ की। जनरेटर भी लगाना पड़ेगा, लाइट चली जाएगी तो ये थोड़ी बैंकिंग बंद कर दोगे आप। बाबू अब एक बात समझो, क्या इतना आपके पास डिपॉजिट आएगा 1000 बंदों से 2000 बंदों से कि आप लोन कर पाओ और कमा पाओ अपने खर्चे निकालने के बाद? कमा नहीं पाओगे। तो ऐसे केसेस में कभी भी कॉमर्शियल बैंक की ब्रांच लगाई नहीं जाती गांव में। तो बेटा ऐसे तो फिर गांव की डेवलपमेंट रुक जाएगी जिनकी पॉपुलेशन कम है। बेटा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम RRBs को डेवलप करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। RRBs क्या है बेटा? रीजनल, नाम से समझ लो, रीजनल रूरल बैंक। रूरल बैंक है बेटा, रीजन वाइज डिफर होते हैं, रीजन वाइज डिफर होते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था बेटा, यूपी के गांव में जितने दिखाई देंगे उनका नाम है यूपी सर्व ग्रामीण बैंक। जब भी आपको दिखे ना नाम के आखिरी में ग्रामीण बैंक है बेटा, समझ लेना ये एक RRB है। RRB क्या होता है? दिखने में बैंक की तरह ही होता है। आप छोटी जगह लेते हो, 1 या 2 मेंबर बेटा पूरा बैंक चला रहे होते हैं। 5 बंदों की ब्रांच नहीं है ये, ताकि खर्चे कम रहे बेटा। समझ में आए बेटा? इनके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी कॉमर्शियल बैंक का होता है। यानी कि इनको लोन चाहिए होता है तो कौन देता है? पहले कॉमर्शियल बैंक इनको लोन देते हैं, ये फर्दर लोन देते हैं फार्मर्स को। क्लियर हुई पूरा पिक्चर, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कैसे दिखने में है ये? ठीक है ना। आपको ये भी बता देता हूं, आपने लिखा है कॉमर्शियल बैंक में बेटा देखो, नाबार्ड के अंदर ये 3 बॉडी काम करती हैं। नाबार्ड इनको लोन दे सकता है, ये फर्दर इनको, ये फार्मर्स को। ऐसा भी हो सकता है कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली फार्मर को दे दे, नहीं दे सकते क्या कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक भी दे सकते हैं। अगर किसी गांव की पॉपुलेशन 10-12 हज़ार है, वहाँ कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली लोन दे देगा। आपको ये भी बता देता हूँ, कई बार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है, फिर अपने मेंबर्स को देती है। आपने लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक का काम था डायरेक्टली लोन देना फार्मर्स को, या इनडायरेक्टली थ्रू क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बैठता है बेटा इस हिसाब से। एक और बात, लास्ट बात जो मेरे को बोलनी है, मैंने बिल्कुल बाद में लिखवाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बेटा आपको बता देता हूं, ऑल्दो इन दोनों में कोई खासा अंतर है नहीं, ठीक है ना। जैसे ये बेटा वेलफेयर ऑफ द मेंबर के लिए बने हैं, वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बेटा वेलफेयर ऑफ द मेंबर के लिए बने हैं। ये भी रजिस्टर्ड होते हैं, ये भी रजिस्टर्ड होते हैं। क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो तभी आप इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में लिखे जा रहे हो। अगर आप अनरजिस्टर्ड होते तो बेटा वहीं पढ़ाता नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते बेटा, ठीक है ना। अब एक बात बहुत आराम से समझना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत आराम से समझ लेना बेटा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? 20 लोगों ने मिलकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। एक ने कहा मेरे पास 10,000 है, एक ने कहा मेरे पास 1 लाख है, जिसके पास जितने पैसे थे वो ले आए, पूल कर लिए रिसोर्सेस, आपस में ही लोन देते हैं, ब्याज कमाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ब्याज बांट लेती है आपस में। लेकिन आपको ये बता देता हूं बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना आप अनइवन अमाउंट नहीं ला सकते, सबको बराबर लाना है। बस ये एक थोड़ा सा फर्क होता है। रजिस्टर्ड ये भी होती है, रजिस्टर्ड ये भी होती है। वैसे बता देता हूं, फॉर्मेलिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, ये गवर्नमेंट के पास ही रजिस्टर्ड होती हैं बेटा। लेकिन आप इक्वल अमाउंट लाओगे। आपने बेटा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 12 मेंबर बनाए। आपको बता देता हूं, इट इज मोर और लेस अ कमेटी। कमेटी डालते हैं ना हम बेटा, ये वही होती है। 12 मेंबर जुड़ गए बेटा, सबने 5-5 हज़ार रुपये महीना देना है। 5,000 रुपये महीना लाए, पहले महीने 60,000 रुपये इकट्ठे हुए। क्या बोला आपने कि 60,000 रुपये की किसको जरूरत है? 12 के 12 कह रहे हैं जरूरत है, लो जी पर्ची निकाल लो। जिसकी पर्ची निकली इस महीने 60,000 तेरे हैं, तो एक रीजनेबल सा इंटरेस्ट देगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अगले महीने फिर सारे 5-5 हज़ार रुपये डालेंगे, अगली जरूरत के बंदे को दे देंगे। यानी कि 12 के 12 बंदों को मिलेगी कभी ना कभी कमेटी। बस कमेटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या फर्क होता है? कमेटी रजिस्टर्ड नहीं होती, अगर कोई लेकर भाग गया बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, भाग नहीं सकते आप। फर्क समझ में आया? अब एक स्टैट्स है बेटा, ये समझ के चलो, फिर छुट्टी कर रहा हूं बेटा। इंडिया में 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, यानी कि बेटा इनकी काउंटिंग कोई छोटी मोटी नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बेटा लाखों में है, सिर्फ ये लाख होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये 54 लाख हो चुके हैं। यानी कि समझ लो आप 54 लाख कमेटियां चल रही हैं और सारी वुमेन्स की हैं।
जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप मेल बनाते नहीं, वुमेन्स ही बनाती है, ये भी बता देता बेटा। और एवरेजली 6 करोड़ वुमेन इसकी मेंबर है, यानी कि एवरेजली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 12 वुमेन है, 11 से 12, 54 लाख कमेटियां चल रही हैं। आप ये समझ सकते हो ना, ये तो भाषा समझ आ रही होगी ना, ठीक है ना बेटा। 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसकी बेटा 6 करोड़ वुमेन्स मेंबर है। सरकार ने एक और प्रोविजन निकाला बेटा, ये प्रोविजन समझ के चलो, फिर छुट्टी कर रहे हैं बेटा। सरकार इनिशियली 10 से 15 हजार हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया करती थी, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि बेटा आपने तो डाला ही डाला 5-5 हजार रुपए 12 लोगों ने मिलकर। सरकार से भी पैसों की होता है, तो सरकार भी 10 से 15 हजार दे दिया करती थी कि चलो जी आप कर लो बेटा, और फिर हमारे को एक रीजनेबल सा इंटरेस्ट दे देना, जैसे अपने मेंबर को देते हो वैसे ही हमें भी देते रहना। और बेटा ये अमाउंट आज की तारीख में ये तो है ही है, सरकार ने एक और स्कीम चला दी कि 2.5 लाख रुपए तक और ले सकते हो पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंसान नहीं है बेटा, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे एक बार में, वो 12 महीनों के लिए, वो पूरे 12 महीनों की कमेटी के लिए। यानी कि बेटा अगर पर मंथ देखूँ तो 20,000 रुपये लगभग ऐड हो जाएंगे। अगर मेंबर ने कॉन्ट्रीब्यूट करे 5-5 हजार, 12 मेंबर ने, तो 60 हजार इकट्ठे हुए, 2.5 लाख का लोन और मिला। यानी कि हर कमेटी में 20-20 हजार रुपये आप और बांट सकते हो, 80-80 हजार दे सकते हो सब, लेकिन एक रीजनेबल सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बेटा। इसको हम बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट स्कीम। बहुत छोटे लेवल पर ये स्कीम है, 10 से 15 हजार क्या होते हैं, अब बढ़कर ये बेटा 10 से 15 हजार भी और 2.5 लाख भी, अब दोनों हैं ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, ठीक है। ऑल ओके, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्लियर हुआ। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाय बाय।